अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो पीडीएम के हवाले से आज हमने देखा कि नून लीग ने भी एक अपना मुशावरती इजलास था जिसकी सदारत मरीम साहिबा ने की, और उस इजलास में बड़ा वाज़े तौर पर यह चीज़ सामने आ गई कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी सेनेट के इलेक्शंस के लिए जा रही है। ये नवाज शरीफ साहब का पैगाम था जो मरीम साहिबा ने अपनी पार्टी के दीगर रहनुमाओं तक पहुँचाया। अब तक एक इबाहम था, मामलात क्लियर नहीं थे। ख़बरें हम तक जो आ रही थी उनके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़्यादातर लोग इस बात की मुखालफत में थे कि हम सेनेट इलेक्शंस में नहीं जाएं। वो चाह रहे थे कि सेनेट इलेक्शन कंटेस्ट किया जाए, और यही प्रेशर था, इंटरनल प्रेशर था जो पीएमएलएन के अपने लोगों की तरफ से पीएमएलएन पर था। और फिर आज क़यादत को जो अपना उनका मौक़िफ़ था बायकॉट करना सेनेट इलेक्शन का, उससे पीछे हटना पड़ा। और बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जो इस्तीफ़ों का मामला था वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपना वाज़ेह स्टांस लिया उसके बाद वो मामला भी अब कहीं पीछे रह गया है। लॉन्ग मार्च का मामला भी दब गया है। और इस वक्त जो बिलावल साहब की एक तजवीज़ सामने आई है तहरीक अदम एतमाद की या इन हाउस चेंज की, तो तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से हतमी तौर पर फैसला होना बाकी है। बट बज़ाहिर चूँकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और फिर अगर एक भी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलफर्ज अलहदा होती है तो पीडीएम पर बहुत सारे सवालात उठ जाएंगे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मौलाना फजल रहमान साहब को या पीएमएलएन को माननी पड़ेंगी यहाँ पर पीपल्स पार्टी की, ताकि ये तासुर कायम रहे कि मुत्तहिद है पीडीएम और उसमें कोई दरार नहीं है। साथ ही एक तरफ तो कोई खौफ और ख़तरे की बात नहीं की जाती जब तहरीक अदम एतमाद की बात है, लेकिन नंबर गेम अगर हम देखें तो बहुत कम वोट्स पे इमरान खान साहब की हुकूमत खड़ी है या वो ख़ुद वज़ीर आज़म हैं। लिहाजा अभी ये मूव हुई, ये बात सामने ही आई कि कोई तरीके अदब एतमाद लाई जा रही है, गो कि हतमी तौर पर इस बात का फ़ैसला नहीं हुआ। तो इमरान खान साहब अलर्ट हो गए, फ़ौरन से उन्होंने राब्ते शुरू किए, और ओवर द वीकेंड हमें ये ख़बरें मिली और पता चलता रहा कि वो मुख्तलिफ़ जो MNAs हैं उनके साथ वो राब्ते में रहे हैं। फिर इसके साथ साथ पंजाब में भी उस्मान बुज़दार साहब को ये हिदायत की गई है कि वो भी मुलाकातें करें और राब्तों को बहाल रखें और राब्तों में रहें अपने तमाम तरह अरकान से, और अगर किसी के कोई गिले शिकवे हैं तो उनको दूर किया जाए। इसका तज़किरा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी आज शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। तो ये सारा मामला इस वक्त चल रहा है और आने वाले कुछ दिन अहम हैं। जरदारी साहब का कल का जो मामलात जो ख़बरों की जीनत बने, चौधरी मंजूर से उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जिसमें वो यकीनन हर ऑप्शन इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, हर मुमकिन हद तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यकीनन वो किस हद तक अपना कोई सख्ती लाएंगे, ये फ़ैसले उनके होंगे, पीडीएम के मुश्तरका होंगे। इन चीज़ों में अब तक क्लैरिटी इस सारी सूरत हाल में मौजूद नहीं है। मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर हम तफसील से बात करें। इसके साथ साथ जो फ़ॉरेन फंडिंग का मामला है, दीगर मामलात हैं, ब्रॉडशीट का मामला, ये तमाम चीज़ें भी हैं जो इस वक्त जिन पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बयानात आ रहे हैं, और ये सारा मामला चल रहा है। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ यहाँ पर कराता चलूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अनीक नाजी साहब भी सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ताहिर मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सोलंकी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सबसे पहले कैसे देखते हैं आप इस वक्त सबसे ज़्यादा कह लीजिए कि जो कार्ड्स प्ले कर रहा है वो पीपल्स पार्टी कर रही है, और कहीं ना कहीं मौलाना साहब को, पीएमएलएन को ये चीज़ें बातें माननी पड़ रही हैं। आज हतमी तौर पर ये ऐलान कर दिया मरीम साहिबा ने कि वो सेनेट के इलेक्शंस का बायकॉट नहीं कर रहे हैं, और फिर साथ साथ जो तहरीक अदम एतमाद है उस मामले पर भी बात अब उन्होंने करनी है। ये भी पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है। तो अब ना लॉन्ग मार्च हो रहा है, ना इस्तीफ़े उस तरह से आ रहे हैं, मुनासिब वक्त की बात है, सेनेट इलेक्शन भी लड़ा जा रहा है, ज़िमनी इलेक्शंस भी पार्टीज़ लड़ रही हैं। तो फिर सवाल ये बन जाता है कि अचीव क्या किया अब तक इतने जलसों से, और पीडीएम ने अपनी तहरीक से, और फिर हुकूमत ये कह रही है कि ये जो अवाम में गए थे वहाँ से मुस्तरद होकर अब दोबारा पार्लियामान में आ रहे हैं। तो ये सारी पिक्चर है सर, हाउ डू यू रीड इट? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर। जी देखें, पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी शुरू से उसकी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थी, बयानिए पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थी, और जदोजहद का तरीक़ा और दर्जा हरारत का जो लेवल है इस पर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो आज भी कायम है। लेकिन जो इत्तेहाद है वो अभी भी मौजूद है,
और वो टूटा नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि कल पीपल्स पार्टी ये इत्तेहाद छोड़ के चली जाएगी, तो ऐसा होना नहीं है, क्योंकि ये मजबूरियां दोनों तरफ से हैं। पीपल्स पार्टी की भी मजबूरियां हैं कि वो इस इत्तेहाद में रहे, क्योंकि उन पर बहुत दबाव है उनकी सूबाई हुकूमत पर, जिसके बहुत सारे इशारे पिछले दिनों आपको मिले हैं जी। और साथ ही जो पीडीएम की जो जमातें हैं, नून लीग और जेयूआई, जो दो बड़ी जमातें हैं, उनकी भी मजबूरी है कि वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी अलग हो। तो ये मजबूरी की शादी जो है वो रहेगी। जहाँ तक इस्तीफे और लॉन्ग मार्च और धरनों का सवाल है, तो उसको पिछली मीटिंग के अंदर उन्होंने तय किया था कि अभी हम ज़िमनी इंतखाबात में जा रहे हैं और सेनेट के इलेक्शंस में भी जा रहे हैं, तो अगर कुछ करना है, कोई बड़े किस्म की कोई एजिटेशन, तो वो सेनेट के इलेक्शंस के बाद ही होगी। लेकिन जो छोटे मोटे जलसे जुलूस वो इस असना में होते रहे हैं और आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उनके अंदर भी वो जारी रहेंगे। लेकिन सोलंकी साहब, ये जो बात थी, जो हुकूमत कह रही है कि ये अवाम से मुस्तरद होकर पार्लियामान में वापस आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो ये अगर तरीके अदम एतमादी की तरफ जाना था सोलंकी साहब, तो ये ऑप्शन तो पहले दिन से अवेलेबल था इनके पास और बहुत पहले किया जा सकता था। बड़े कम वोट थे हुकूमत के पास, फिर आप पूरी वो एक्सरसाइज और इतने जलसे जुलूस करके फिर आखिरी रास्ता आप पार्लियामान का ही अपना रहे हैं। ये तो एक सोचने की बात है ना सर। जहाँ तक तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक है, तो उसके अंदर जो वोटों का मामला है वो वोटों का कम है और वोटों को गिनने वालों का ज़्यादा है, क्योंकि वोट किसी डब्बे में जाते हैं और वहाँ से फिर निकलते कम हैं। ये तजुर्बा जो है वो सेनेट चेयरमैन के हटाने के हवाले से भी हो चुका है कि 66 वोट आते हैं और फिर 46 निकलते हैं। तो ये उन सबको एहसास है। आप ये ज़रूर देखें कि बिलावल ने लाड़काना में जो कुछ बयान दिया कि हमें अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, और उसके नतीजे में खुद उनकी जमात और जो सियासी जो नकाद हैं हुकूमत के, उनकी तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया, जो मीडिया में रद्द-ए-अमल आया, तो आपने देखा कि कल जो है वो बिलावल का जो बयान था उसकी एक तरह से नफ़ी की है जरदारी साहब ने, जो उनकी गुफ्तगू हुई है चौधरी मंजूर से जी। तो बात यह है कि ये जो इख्तलाफात हैं तरीक़ेकार पर वो रहेंगे, लेकिन ये अगर समझें कि पीडीएम जो है वो खामोश हो जाएगी, तो उसका जवाब नफ़ी में है। हुकूमत जो कुछ कह रही है वो पूरी उनकी तवज्जो इस बात पर है कि जी पीडीएम के अंदर फला इख्तलाफात हैं। सही। हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो बताए कि उनके जो मुखालफिन हैं उनकी तोपों में कितने कीड़े हैं। हुकूमत का काम अपनी कारकर्दगी बताना है। हुकूमत का काम इस बात का जवाब देना है कि मलेशिया के अंदर जहाज कैसे जो है वो उस पर कब्जा हो गया। इसका जवाब देना है कि जो पैसे 60-65 मिलियन डॉलर जो है वो देने पड़ रहे हैं वो क्यों है। ये जवाब देना है कि रूजवेल्ट होटल और जो पेरिस में जो होटल है वो कैसे आपसे छीने जा रहे हैं। हुकूमत को इन चीज़ों का जवाब देना है कि जो बिजली, आटा, चीनी, इनका जो स्कैंडल है। सोलंकी साहब, ये बातें आपकी बिल्कुल बजाएं और ये जवाब तो हर कोई मांग रहा है और हुकूमत के पास बहुत सारी चीज़ों के जवाब नहीं हैं। मैं ताहिर मलिक साहब आपसे जानना चाहूँगा, सर आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को, और क्या पीडीएम अब भी एक कोई थ्रेट है या ये ख़तरा जो हुकूमत के लिए था ये टलता जा रहा है? क्योंकि बयान जरदारी साहब का कल का सख्त है कि हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे और इस हुकूमत को घर भेजेंगे, सारी बातें, लेकिन बज़ाहिर उस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही अब जितना एक मुश्किल हालात बनते हुए नज़र आ रहे थे। कीपिंग इन व्यू जो सवालात अभी सोलंकी साहब ने किए जिनके जवाब अवाम तलाश कर रहे हैं इस हुकूमत से, और फिर पीडीएम की तहरीक, तो अब बज़ाहिर ये मामला उस तरफ जाता उतनी शिद्दत से नज़र नहीं आ रहा। जी दुरुस्त आपने कहा, और ये जो आपने निशानदेही की है, देखिए हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उसकी अपनी परफॉर्मेंस है और वो डिलीवरी है और गवर्नेंस के मेयार को बेहतर बनाना है। जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, देखें पीडीएम ने पहले जो अपने गोल सेट किए, इस्तीफे की बात उन्होंने की, गैर ज़रूरी की। अगर कंसेंसस नहीं था तो वो बात करनी नहीं चाहिए थी। सेनेट इंतखाबात बायकॉट करने का तज़किरा हुआ, या हुआ कि इससे शायद इस्तीफों से वो रुक जाएंगे,
जाएंगे और फिर उस तरफ आ रहे हैं। तो एक तो बात मुस्बत ये है कि पीपल्स पार्टी से जो लोग ये तवक्को कर रहे थे कि वो शायद ये जाएंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग सिस्टम के अंदर रह के कोई तब्दीली या चेंज की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम से बाहर रह के ये जो थोड़ा बहुत जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन है, जो जमहूरी एक डिस्पेंसेशन है, इसको वो खतरे में नहीं डाल सकते। अब ये जो इसका दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू ये है कि लोग बिल्कुल हुकूमत की कारकर्दगी से नाखुश हैं और उनकी जिंदगी दिन ब दिन गरीब आदमी की अजीरन हो रही है, लेकिन अपोजिशन इन पब्लिक इशूज को, अपनी मूवमेंट को अवामी मूवमेंट नहीं बना सकी। ये भी एक फैक्ट है कि महंगाई को, बेरोजगारी को, मईशत की ज़बूहाली को, गैस की कमियाबी को और बिजली की कीमतों में इजाफे को और आटे की कीमत में इजाफा और चीनी की नायाबी को, वो लोगों के इस इश्ताल को, इस जो नफरत है, इसको वो एक अवामी तहरीक में नहीं बदल सके। ये एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब माजी में आप देखते हैं कि जनरल अयूब खान के खिलाफ जब मूवमेंट चली तो उस वक्त जो हबीब जालिब की शायरी है कि 20 रुपये है मन आटा, उस पर भी है सन्नाटा, तो वो सन्नाटा फिर अपोजिशन ने तोड़ दिया और लोग गली कूचों में निकल आए। वो चीज़ हमें यहाँ नहीं नजर आती कि मिडिल क्लास और पार्टी फॉलोइंग ज़रूर है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास हुकूमत से नाखुश होने के बावजूद अभी तक वो सड़कों पे या इनके साथ आने को तैयार नहीं। ये एक लम्हा फिक्री है कि जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वो अफजल खोखर के महल को गिराने पे वो तशवीश का इजहार करेंगी, तो उस तशवीश को उन्हें लाहौर की सड़कों पे जो सर्दी से ठठर रहे हैं और जो गरीब लोग किसान जिस तरह इंडिया में या पाकिस्तान में भर रहे हैं, उनके जज्बात के लिए जिस दिन बिलावल और मरियम बाहर निकलेंगे उस दिन ये अवामी तहरीक मिलेगी। जमहूरियत का केस स्ट्रांग है, आइन का मुकदमा बिल्कुल सही है, लेकिन अवाम के जज्बात की तर्जमानी अपोजिशन को करनी होगी। वो अभी दूसरा जो अवाम के जज्बात की तर्जमानी अपोजिशन को यकीनन करनी होगी और वो तर्जमानी उस तरह से अभी तक शायद हमें कहीं नजर नहीं आई है। मैं अनीक नाजी साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। नाजी साहब, आप कैसे सारी सूरत हाल को देख रहे हैं कि जिस तरह से PDM का बनना, फिर मुश्तरका लाएअमल, फिर मुख्तलिफ जलसे और अब अपने जो उनके खुद के गोल्स सेट किए हुए थे, हमारे नहीं थे वो, उनके अपने थे, एक एक करके उन सब पे पीछे हटते जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जी, ये तो नेगोशिएशन टेबल पे बैठने का बस सबसे पुराना तरीका है। यानी ये कि आप अगर किसी को इरेलेवेंट करके बिठा देंगे तो ये वो जितनी आपने माजी में ये 20 सितंबर के बाद आपने जो भी कोशिशें देखी और जो भी आवाजें देखी, उसके अंदर बुनियादी तौर पे उनका ये मुकदमा कि हम मौजूद हैं, आप हमें डिसमिस नहीं कर सकते, हमसे यानी हमारी एक वैल्यू है और आपको हमें एक स्पेस देना पड़ेगी। तो वहां तक तो हमने देखा कि वो यानी किसी हद तक उनको स्पेस मिली, कहीं नहीं भी मिली। और पीपल्स पार्टी के साथ हमने देखा कि वहां पे एक उनकी अपनी जो है वो कम्युनिकेशन का शायद बेहतर हो गई पहले की निस्बत। लेकिन जहां तक सूरत हाल है कि इसमें लोग कहाँ हैं, मैं और आप कहाँ हैं, उसका जवाब फिर वही है कि ये हुक्मरान तबके की आपस की लड़ाई है और इसका बराह रास्त अवाम से उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है। नाम उसका जरूर लिया जा रहा है लेकिन उस तरह से ताल्लुक उसका नहीं है। अच्छा, दुनिया में कभी हुक्मरान अशराफिया ने आपके शानदार दलाइल से मुतासर होकर तो यानी वसाइल का रुख जो है वो कौम की तरफ नहीं मोड़ा, या आज तक तो मेरा ख्याल है किसी मुल्क में नहीं हुआ नेशन स्टेट बनने के बाद। तो हम अगर इस तरह की तवक्कुआत लगाएं तो वो गलत है। हकीकत ये है कि यानी उस तरह का मोमेंटम, उस तरह का जो एक कहना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड अल्टरनेटिव पर अभी तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सेनेट के इलेक्शन भी होंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती रहेगी। मौजूदा हुकूमत ऑब्वियसली जिस जोर रियासती ताकत और डंडे के साथ बैठी है वो इस वजह से नहीं बैठे कि लोग चाहते हैं कि वो बैठे, और ना ही मैं समझता हूं कि अब हुकूमत वाले बहुत ज्यादा इसकी उनको फिक्र है कि उन्हें लोगों को जवाब देना है। वहां पे एक और तरह की यानी वक्त पूरा करने की, टन्योर पूरा करने की, किसी भी तरह कोई भी कीमत देकर टन्योर पूरा करना उनका फिलहाल मकसद नजर आ रहा है और होना भी यही चाहिए। हमारे यहाँ के ऊपर हुक्मरान अशराफिया माजी में भी ऐसी थी, आज भी यही है, लेकिन इसमें मैं और आप कहीं नहीं है। और खातिर जमा रखिए, क़यामत तक नहीं होंगे जब तक हम लोग खुद आगे निकल के अपना हक जो है वो यानी हासिल ना कर सकें। नाजी साहब, जरा थोड़ा सा इस बात को एक्सप्लेन कीजिएगा कि किसी की तो क़यादत में ये अवाम निकलते ही हैं, चाहे वो जलसों में 10,000 थे, 20,000 थे, तो क्या नया लीडर अपने लिए को मुंतखब करें, लोग अपने दें, अपनी कोई एफर्ट शुरू करें? नहीं जी, क्योंकि हालात बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं आम आदमी के लिए।
बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई अल्टरनेटिव क़यादत जो है वो फिर यानी उस तरह की अवामी, जिसे आप कहना चाहिए, ये अवामी जज्बात का फायदा उठाने वाली सियासी पार्टियां हैं, लेकिन खुद अवामी जमात उस तरह की अब हमारे यहाँ, यानी आप देख लें कि हमारे यहाँ कंप्रोमाइजेज हैं, समझौते हैं, लेन देन है, अपने लिए सहूलत हासिल करना है जेलों से या किसी मुकदमे से, फिर हमारे यहाँ सजाएं भी उस तरह से दी जाती हैं। दोनों फरीक आपके सामने लड़ रहे हैं, आपके सामने चीफ एग्जीक्यूटिव खड़ा होके एक यानी नाराज एंग्री यंग मैन की तरह पुकारता है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मुंह पे हाथ मतलब मैं फेर के कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कानून की हुक्मरानी की मिसाल आपको दे रहा हूं ना। और उसके बाद आप देखते हैं कि ऑपरेशन शुरू होते हैं। तो इसमें आप ये बताइए कि इसमें यानी नौकरी कहाँ है? अब इतना बड़ा हादसा आपके सामने पीआईए का हो गया। बात यह है, देखिए कि जिन्होंने ये हादसा पायलट का वो सारा सागा किया और अब ये मलेशिया में ये जहाज पकड़ा गया, जिसके बाद ये ब्रॉडशीट आपके सामने, कोई एक आदमी को हम फर्दे जुर्म भी लगा सके? चले बाकी तो बात की बात है ना, साबित होना ये होना, हम तो फर्दे जुर्म। अच्छा, अब तो जो तबका ये सारे के सारे एक्सरसाइजेस कर रहा है वो आपकी या मेरी अपीलों पे कान क्यों धरे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर। नाजी साहब, पॉइंट आपका आ गया, मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात इस पर करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सोलंकी साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त जो एक आम आदमी की हालत ज़ार है उससे हम सब बाखूबी वाकिफ़ हैं। जो महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की प्राइसेस, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि सफ़ेद पोश तबके के लिए अपना गुजर बसर करना भी इस वक्त ऑलमोस्ट नामुमकिन होता जा रहा है। अब जब जो नाजी साहब ने भी गुफ्तगू की, मलिक साहब ने भी, अब जब हम देख रहे हैं कि PDM की जमातें वो अपना एक मौक़िफ़ रखती हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नई जमात आई थी और ये तवक्को थी कि जी ये वो रिवायती सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवेंचुअली उसी रिवायती सियासत का हिस्सा बनी। और आज हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी शायद मकसद सिर्फ वो गोल था, वहाँ तक उस कुर्सी तक पहुँचना था, वज़ारत उज़्मा और हुकूमत बनाना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। सर, एक आम आदमी तो मुसलसल पिसता है, उसकी हालत ज़ार किस तरह और कब बेहतर होगी और कौन नुमाइंदगी करेगा उसकी? सर देखिए, नाजी साहब ने आपको बिल्कुल ठीक कहा और मलिक साहब भी मेरे ख्याल में इत्तेफाक इस बात से करेंगे कि कोई मजबूत अवामी तहरीक, अवामी जो मसाइल हैं उन पर लोगों को मुनज़्ज़म और मुतहरिक किए बगैर मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त लोग जिस मुसीबत में हैं उसका जिक्र तो PDM के रहनुमा करते हैं, टॉक शोज़ में भी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी करते हैं, लेकिन उस पर पूरी तहरीक को मुनज़्ज़म करना और उन लोगों को ये बताना कि हम इन चीज़ों का हल क्या ढूंढेंगे, किस तरीके से हम इन मसले को, बिजली का मसला हो, बिजली की कीमतों का, पेट्रोल का हो, आटे का, चीनी का, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, अद्वियात हैं, बेरोज़गारी है, इन मसाइल से जो लोग निबरद आज़मा है उसका हल हमारे पास ये है। और उन मसाइल पर लोगों को मुतहरिक जब तक नहीं करते तो ये एक डिस्कनेक्ट जो है वो रहेगा। तो जब तक ये नहीं होता तब तक जो है वो नाजी साहब की ये बात है कि ये जो हुक्मरान अशराफिया है उन्हीं के तजादात रहेंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि PTI जो है वो एक जो रिवायती जो जमात है उससे भी एक तरह से बदतर उसका एक किरदार है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उनके मसाइल तो हल नहीं होंगे। ये जितना ज़्यादा, ये एक ऐसी क्रिकेट टीम बन गई है PTI जो जितना लंबा अरसा क्रीज पर रहेगी उतना उनका कम स्कोर होगा। क्रिकेट में ऐसा कम ही होता है। तो वो इस बात से खुश ना हो कि हमने 2.5 साल निकाल लिए हैं और हम मज़ीद 2.5 साल भी निकालेंगे। असल बात यह है कि 2.5 साल बाद जब ये दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, बल्कि सेनेट के इंतखाबात के बाद बात हो रही है कि हम लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराएं, तो अगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराते हैं और उसमें झुरलू नहीं फेरते तो लोग जो है वो ये दुरुस्त है कि तहरीक नहीं चला रहे,
लेकिन उनसे तवक्को करना कि इन तमाम मुसीबतों के पहाड़ टूटने के बाद वो पीटीआई को वोट देंगे, तो वो कोई लोग पागल खाने में ही रहते होंगे। सोलंकी साहब, ये जो इमरान खान साहब फॉरेन फंडिंग के हवाले से कह रहे हैं हमें फंसाने वाले अब खुद फंस गए हैं, ये बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हम तो फंसे हुए थे, हमने इन्हें भी फंसा दिया। उन्होंने फरमाया था कि ये इसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए, तो वो करवाए ना लाइव कवरेज। स्क्रूटनी कमेटी जो है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जी, हमें अभी तक खुफिया तौर पर भी चलाएंगे। अभी तक ये जो 6 साल से मुकदमा चल रहा है उसमें रुकावट कौन सी जमात है? इमरान खान की जमात है या कोई और जमात है? अभी तो और बहुत सारे कट्टे खुलने हैं। अभी तो आरिफ नकवी का कट्टा खुलना है, उसकी तहकीकात में किसी तरह से ट्रंप इंतजामिया रुकावट थी, अब वो चले गए हैं। अब उनके बारे में तो ये छपी हुई बात है, ये रिपोर्ट हो चुकी है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आरिफ अलवी के नंबर दिए थे कि मैं उनके लिए करता हूं। ये बात एक डॉक्यूमेंटेड बात है कि सबसे ज्यादा जो चंदा जो है वो उन्होंने दिया था पिछले इलेक्शंस में। तो ये तमाम बातें जो है वो अभी खुलनी है। बिल्कुल सही। ताहिर मलिक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त बज़ाहिर तो ये दावा है, वादा है हुकूमत का कि अब ये जो साल है ये समरात का साल है, मुश्किल वक्त हमने गुजार लिया, अब कुछ बेहतरी आएगी, आवाम को उसके समरात मिलेंगे, बेरोज़गारी और महंगाई पर हम काबू पा लेंगे। ये बयानात मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी देते रहते हैं, लेकिन साथ साथ 1-1.5 रुपया पेट्रोल की कीमत, 2 रुपये बिजली की कीमत भी साथ साथ बढ़ाई जा रहे हैं। तो कोई बेहतरी की तवक्को अब आपको इस साल या आगे आने वाले वक्त में भी है, या ये शायद इसी तरह से सारा मामला चलेगा? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये इल्म है कि अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन जो उनकी इकनॉमिक टीम है वो आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं रही। वो जो IMF और आलमी मालियाती इदारों का एजेंडा है उस पर वो अमल पैरा हैं। अब अगर ये देखें कि थोड़ी बहुत जो इकनॉमिक एक्टिविटी यहाँ शुरू हुई और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब फैसलाबाद तशरीफ़ ले गए और वहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थोड़ी जो तेज़ी है, तो जब आप बिजली की कीमत फ़ी यूनिट 2 रुपये के करीब बढ़ा रहे हैं तो इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उनको उसका एहसास होना चाहिए कि इस वक्त जो है कोविड की वजह से पहले ही कारोबार शदीद मुतासर हैं, तो हुकूमत को कुछ सेक्टर्स को रिलीफ देना चाहिए। रिलीफ में सबसे बुनियादी है कि बिजली और गैस की कीमतों में आप इजाफा ना करें, और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें जो इजाफा हर माह होता था वो फिर बेहतर था, बजाय ये कि आप 2 दफ़ा कर रहे हैं। और शुगर का हम सुन रहे हैं कि जो बर वक्त इकदाम अगर ना किए गए तो वो रमज़ान में या मौसम गर्मा में वो 150 रुपये तक चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को प्रीएम्प्ट करना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। उसका दूसरा तरीका ये भी है कि जो इमरान खान साहब अपोजिशन में कहते रहे कि शराफिया की मराद कम करनी होंगी, वो मराद कम तो नहीं हो रही। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, प्लाट जो हैं और फार्म हाउसेज अब भी हुकूमत अलॉट करती है जिस तरह पहले करती थी बहुत सारे लोगों को, और जो आउट ऑफ बजट एक्सपेंसेस हैं वो भी हैं। अब यहाँ अपोजिशन का भी बड़ा रोल बनता है कि वो पार्लियामेंट में जो फोरम मौजूद हैं, उनके पास कमेटीज़ हैं, उनके पास वो सवालात वक्फा सवालात कर सकते हैं, वो एडजॉर्नमेंट मोशन जो है वो तहरीक इल्तवा ला सकते हैं, तहरीक इस्तेहकाक ला सकते हैं, और पब्लिक अकाउंट कमेटी उनके पास है। तो जहाँ सरकारी हिसाबात का तो वो इस तरीके से। और दूसरा ये है कि इकनॉमिक परफॉर्मेंस पे अपोजिशन को चाहिए कि वो हुकूमत की माशी कारकर्दगी पे भी एक वाइट पेपर शाया करे। लेकिन जैसे कि अब नज़र आ रहा है आलमी सतह पे, और इसमें एक बड़ी बात ये भी कि हम बर वक्त जो वैक्सीन है वो भी ऑर्डर नहीं कर रहे कि ये जो कोरोना का बहरान है ये जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इस स्टेट में जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जहाँ पहले ही गुर्बत काफ़ी है, तो यहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पे हमें प्रीएम्प्ट करते हुए कुछ आम आदमी को भी रिलीफ देना चाहिए और प्रो बिज़नेस जो इकदाम हैं उससे ये करके मईशत को इस ज़बू आली से निकालना चाहिए। अब आप देखें कि आज पूरे पाकिस्तान में और पिछले 2-3 दिनों से यूनिवर्सिटी के तलबा जो है वो रोड पे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें इंटरनेट की सहूलियात मैसर नहीं, बाज़ इलाकों में फ़ीसों में बेदरेग इजाफा किया है यूनिवर्सिटियों ने,
और हॉस्टल बंद पड़े हैं, ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही, और यूनिवर्सिटी फीसें उल्टा बढ़ाई जा रही हैं, कम नहीं कर रहे। तो किसी मैं नहीं समझता वजीर तालीम ने या आपने बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया सर, और साथ ही साथ ऐड ऑन उनसे करने बात वो जो तो सरकारी असातिज़ा हैं उनकी भी कितनी तनख्वाह कम है और फिर कितने माह से नहीं मिली, वो भी सरापा एहतजाज है। तो जिस जी ऐसे ही है, और पेशावर यूनिवर्सिटी का आपके सामने होगा कि और तुलबा भी सरापा एहतजाज हों, तो फिर तालीम क्या तरजीहात में शामिल है, ये इसका अल्लाह ही हाफिज़ है सारे मामले का। मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात इस पर करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। मैं नाजी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, को बेहतरी की उम्मीद आपको नज़र आती है इस सारे मामले में? कोई अब हुकूमत ये डिलीवर कर सकती है, करेगी, इसी तरह ये मामला चलेगा? मानी खेज मुस्कुराहट है आपकी, लेकिन राय आपकी जानना चाहूँगा। नहीं, वो असल में ख्वाहिशात जो है वो मासूम होती हैं, हम फिर इंसान जो है वो फिर उम्मीद लगा के बैठ जाता है। लेकिन जाहिर है कि जब तक मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा निज़ाम से सिर्फ मुराद मौजूदा हुकूमत नहीं है, मौजूदा निज़ाम है, इसमें किसी भी तरह की अवामी भलाई की तवक्को सादगी की बात है। अभी पेशावर यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, मैं पेशावर अभी होके आया हूँ और मेरा आना जाना वहाँ लगा रहता है। तो मैं जितने MPs हैं, MNAs हैं वहाँ के, उनको तो फंड्स मौजूद हैं, सड़कें बन रही हैं, गलियाँ बन रही हैं, उस तरह रूटीन में जो है नाजी साहब अभी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ऑर्डर की हैं, नई गाड़ियाँ ऑर्डर की हैं सर, फीसें देने के पैसे नहीं, वो सब पैसे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी के पैसे नहीं हैं। तो उसका जो है जवाब अगेन यही है कि इस वक्त जो लोग, हम बहुत बड़े बहसों में जाके इंसानी नफ्सियात को ज़रा नज़रअंदाज कर देते हैं। आप भी इस हालात में जहाँ वफाकी काबीना के वजीर को या सूबाई काबीना के वजीर को ये मालूम है कि मेरे पास जो पोर्टफोलियो और उसकी ताकत है उसका ताल्लुक मेरी पेशा वराना सलाहियत से नहीं है, उसका ताल्लुक मेरी एजुकेशन से नहीं है, उसका ताल्लुक मेरी मेहनत, मेरी डिलीवरी से नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस से नहीं है। वो पोर्टफोलियो मुझे मिला है मेरी धड़ेबंदियों की बुनियाद पर, मेरे ताल्लुकात की बुनियाद पर, वज़ीर आज़म से मेरी क़ुर्बत की बुनियाद पर या किसी और से क़ुर्बत की बुनियाद पर। और ये मनसब मेरे पास उसी वक्त तक है जब तक मैं उन लोगों, उन दोस्तों को खुश रख पाऊंगा जिनकी ब्लेसिंग से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कोई भी इंसान जो वहाँ बैठा है वो फिर जाहिर है कि अपनी वजारत बचाएगा, नौकरी बचाएगा, अवामी मसाइल के लिए उसके पास उस तरह का वक्त नहीं होगा। इमरान खान साहब खुद बेशक ये समझते रहे और उनका हक है वो समझें कि अगले इलेक्शन में वो आना चाहते हैं या कुछ सीटें लेंगे, जहां तक उनके करीबी तरीन लोग हैं वहां पे ये मायूसी या ये तासुर बड़ी ताकत से मौजूद है कि ये हमारा पहला और आखिरी मौका है और इसके बाद दोबारा यानी किसने देखा इनका अल्ताफ हुसैन वाला हाल होता है या मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली बनते हैं, जो बनते हैं। लेकिन ये आइंदा इलेक्शन में इनके अपने लोग, लिहाजा वो अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, पैसे सिक्योर कर रहे हैं, स्पेस सिक्योर कर रहे हैं, अपना हल्का अहबाब, यानी वो कंटेंडर्स हैं खुद, इनकी अपनी जमात में बहुत से सीरियस लोग हैं जो मुतबादिल प्लान्स जो हैं वो लेके खड़े हुए हैं। तो ये सारी की सारी बुनियादी तौर पर रूलिंग एलीट की आपस की लड़ाई है। इसमें आप ये कहना कि यानी आम आदमी, मेरे पास एक ही जवाब होगा कि पहले हम ये तय कर लें कि ये चलाना किसने है। चूंकि हम ये नहीं तय कर पाए और हम आइंदा दूर दूर तक, मैं आपको बता रहा हूं, हम ये मसला नहीं तय कर पाएंगे कि यहां पे मतलब है हुकूमत और इख्तिदार का फॉर्मूला क्या है। आइन पर हमने अमल दरामद नहीं करना, कानून पर अमल दरामद नहीं करना, अच्छा नहीं करें ना करें, स्टेबिलिटी लेकर आ जाएं किसी तरीके से, वो हमारे पास स्टेट स्ट्रक्चर में ताकत नहीं, वो ला नहीं सकते। तो फिर उसके बाद कौन सी इकोनॉमी है, कौन सी फॉरेन पॉलिसी है, कौन सी डेवलपमेंट है, फिर तो आपको अपनी टेन्योर का पता होगा ना कि मैं जब तक यहां बैठा हूं मैं क्या कर सकता हूं। वो फिर हमसे बात निकल जाती है और ये ऐसा ही रहेगा। लिहाजा इस तरह की उम्मीदें हमें करके दिल क्यों जलाते हैं। बिल्कुल सही सर, राइटली एक्सप्लेन। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मौजूद मेहमानों का। इस वक्त यकीनन एक आम आदमी के लिए हालात मुश्किल हैं, उनका तज़किरा ज़रूर होना चाहिए। जिस तरह से ये बात सामने आई, हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि ये अशराफिया की लड़ाई बज़ाहिर नज़र आ रही है, इसमें आम आदमी का कुछ नहीं है और उसकी हालत ज़ार मज़ीद ख़राब होती जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमती वादे हैं कि ये साल वादे पूरे करने का साल है या ये समरात पहुँचने का साल है, ये बेरोज़गारी के ख़ात्मे का साल है, ये वाकई ऐसे हो और एक आम आदमी की हालत बेहतर हो सके। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।